आज की वीडियो में हम द्विगु समास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। आज हम समास पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं द्विगु समास से। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर समस्त पद आपके सामने है, एक तरफ मैंने विग्रह लिखे हैं। नवग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नवग्रह में जो नव होगा ये पूर्व पद है और जो गृह है, गृह शब्द है, ये उत्तर पद है। तो परिभाषा के हिसाब से इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। नव ये संख्यावाची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की संख्याएं इसके पूर्व पद में हमें मिलती हैं, पहला संकेत। और उत्तर पद जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ग्रह, वह विशेष्य होता है। ग्रह कितने? 9 ग्रहों की बात हो रही है। और इसका विग्रह कैसे होता है? इसका विग्रह किया जाता है ऐसे, 9 ग्रहों का समाहार। पंचतंत्र, इसमें भी आप देख सकते हो जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है 5, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 5 तंत्रों का समाहार। तिरंगा में भी आप देख सकते हो जो इसका पूर्व पद है वो 3 संख्यावाची विशेषणों में आता है, इसलिए इसका विग्रह क्या हो जाएगा? 3 रंगों का समूह या समाहार। पंचतत्व में भी पंच जो है ये संख्यावाची है 5, पूर्व पद संख्यावाची होने के कारणवश यह द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इसके समस्त पदों में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है, संख्या जो गिनती होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से। जैसे सप्ताह, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, सप्ताह जिसका पूर्व पद है सप्त अर्थात 7, यह भी संख्या की ओर संकेत करता है। इस कारणवश हम इसे संख्यावाची द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं, जिसका विग्रह होगा 7 दिनों का समूह, या हम जब किताबों में देखते हैं तो कई जगह पर हमें समाहार भी शब्द मिलता है, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। इसकी पहचान का एक और तरीका है कि द्विगु जो नाम है इस समास का, उसकी जो शुरुआत है वो खुद ही द्विगु अर्थात 2 के संदर्भ में हो रही है, यानी कि इस समास का खुद का नाम ही 2 के संदर्भ में है। तो निश्चित रूप से हमें नियम पता चल जाता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होगा वह द्विगु समास होगा। द्विगु समास के बाद अगला समास जो हम पढ़ रहे हैं वो है अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो अथवा जहां शब्द की आवृत्ति के कारण समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययी समास कहते हैं। देखते हैं इसके उदाहरण और स्पष्टता के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ समस्त पद लिखे हैं और उनका विग्रह मैंने लिखा है। पहला है आजीवन। आजीवन में आप देख सकते हैं कि आ जो कि पूर्व पद है वो पहली बात तो प्रधान है और दूसरी बात यह एक अव्यय है। इसका विग्रह होगा जीवन पर्यंत। आजन्म, आजन्म का भी पूर्व पद जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पूर्व पद वो जो पहले आ रहा है वो पूर्व पद अव्यय है। यथाशक्ति में भी यथा जो है वो पूर्व पद है और वो अव्यय है परिभाषा के हिसाब से। इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथा नियम में भी यथा जो पूर्व पद है वो एक अव्यय है, इस कारणवश इसका विग्रह होगा नियम के अनुसार। तो अगर हम परिभाषा को ध्यान दें तो अव्ययी भाव समास वो समास होता है, उस पद पर होता है, लागू होता है जिसमें पूर्व पद जो होते हैं वो अव्यय होते हैं और पूरा का पूरा समस्त पद ही, पूरा का पूरा ये समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। और इनके विग्रह कुछ इस प्रकार होते हैं। एक और जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, विग्रह करते समय उत्तर पद पहले तथा पूर्व पद जो कि एक अव्यय होता है उसका अर्थ बाद में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं लेती हूं यहाँ पर आजीवन। आजीवन का उत्तर पद है जीवन, वो मैंने यहाँ पहले लिखा, और आ पर्यंत तक, आ मतलब जीवन के अंत तक, जब तक जीवित हैं, जीवन तक, तो इस आ का अर्थ मैं यहाँ बाद में लिखूंगी। जैसे यथाशक्ति में इसका अगर विग्रह में कर रही हूं शक्ति के अनुसार,
तो जो उत्तर पद है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, उत्तर पद को पहले लिखा जाता है विग्रह में, और यथा के अनुसार जो उसका अर्थ है, पूर्व पद का जो अर्थ है वो बाद में लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। एक बार फिर से थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हुए, अव्ययी भाव समास का जो पूर्व पद होता है, समस्त पद का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है, और इसके विग्रह में उत्तर पद पहले आता है और पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। इस बात का ध्यान देना बहुत अधिक आवश्यक है।